सी फर्स्ट हमको क्या समझना है पहले कि एलएलएम क्या है। ठीक है, एलएलएम हमारा क्या रहता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स रहते हैं। और ये क्या रहते हैं, हमारे एआई मॉडल्स रहते हैं, आप बोल सकते हो, जो लार्ज लैंग्वेज पे ट्रेंड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इनका डेटा सेट्स होते हैं। जो डेटा सेट्स इनके भूल हमारे आपने स्टोर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट की क्या? सॉरी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, एलएलएम में ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स रहते हैं और इसके मल्टीपल वेंडर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा चैट जीपीटी भी एलएलएम है, देन हमारा जेमिनाई हो गया, क्लाउड हो गया, amazon के अपने नेटिव हो गए या फिर माइक्रोसॉफ्ट के अपने नेटिव हो गए। ऐसे करके बहुत सारे वेंडर्स हैं मार्केट में जिनके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आते हैं। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते क्या हैं, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारे होते हैं जो एक डेटा सेट पे ट्रेन होते हैं। डेटा सेट पे ट्रेन का क्या मतलब है कि इनके पास पूरे वर्ल्ड का डेटा रहेगा। ठीक है, देन उस डेटा सेट्स पे इनको ट्रेन किया जाता है कि अगर कोई यूजर आपको क्वेरी डाल रहा है तो आप उसका रिस्पॉन्स दे सको उन डेटा सेट्स को यूज करके, उन डेटा को यूज करके। ठीक है, तो ऐसे ही इनके क्या रहते हैं, बहुत सारे सर्वर्स रहते हैं जिसपे डेटा सेट्स होते हैं। जैसे आप मान लो कि एक स्टोरेज होता है, स्टोरेज के अंदर आपका डेटा होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीडियोस होती हैं, इमेजेस होती हैं। ऐसे ही सेम लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या होता है, डेटा होता है। उसको हम क्या कह रहे हैं कि जब बंच ऑफ डेटा हो जाता है तो उसको हम कह रहे हैं डेटा सेट। तो डेटा सेट्स होते हैं उनके पास जो अलग अलग लोकेशंस पे हमारे फिजिकली स्टोर होते हैं। और उसके बाद उनका यूज करके एलएलएम हमको रिस्पॉन्स देता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमको रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि आप चैट जीपीटी पे कुछ पूछोगे तो वो आपको कुछ रिस्पॉन्स देगा। तो जो यूजर पूछ रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट। ठीक है, जो यूजर पूछ रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट, या फिर बेसिक लैंग्वेज में उसको क्या कहेंगे, क्वेरी। तो यूजर क्या कर रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, और उस प्रॉम्प्ट के बिहाफ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिस्पॉन्स, आउटपुट जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने आपको दिया। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारे वही सेम चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह हो गए। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो ये हो गया। और इसमें क्या रहता है, इसमें आप ये बोल सकते हैं कि जैसे आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछते हो, आप पूछते हो कि मेरा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, या फिर आप पूछते हो कि मेरी एज क्या है, तो वो आपको पर्सनल डेटा नहीं बता पाएगा। राइट, क्यों? क्योंकि वो एक डेटा पे ट्रेन है। उस डेटा के आउटसाइड की अगर कोई इंफॉर्मेशन उसको कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है यूजर, तो वो उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एआई मॉडल उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा क्योंकि वो एक प्री ट्रेन्ड डेटा के साथ सेट है। ये वर्ड बहुत जरूरी है, प्री ट्रेन्ड। प्री ट्रेन्ड का क्या मतलब हो गया, उसको ट्रेनिंग दी गई है, उसको ट्रेनिंग दी गई है एक डेटा सेट पे। अगर उस डेटा सेट के बाहर कुछ आपका प्रॉम्प्ट आता है तो वो उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो वो होते हैं हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो अब इसको हम आगे फर्दर इसका लार्ज लैंग्वेज मॉडल का कैसे यूज कर सकते हैं एआई फ्रेमवर्क्स में, तो वो हमें डिस्कस करना है। और साथ में हमें क्या डिस्कस करना है कि अगर हम कोई पर्सनल डेटा इसको दे रहे हैं, कि मतलब उसको हम ट्रेन कर रहे हैं किसी और डेटा पे, तो वो उसका आउटपुट कैसे दे सकता है हमें, उसका रिस्पॉन्स कैसे दे सकता है हमें। तो ये बेसिक था हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारा होता क्या है और वो किस डेटा सेट पे हमको आउटपुट दे सकता है, किस पे आउटपुट हमें नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब हमारा क्या है कि एक एडब्ल्यूएस की सर्विस है, बेडरॉक। एडब्ल्यूएस की ऑल दो 5 to 6 एआई सर्विसेज हैं जिसमें हमारी सेज मेकर आती है। ठीक है, बेडरॉक आती है। तो ऐसे ही हमारा जो बेडरॉक है वो एआई मॉडल एज अ सर्विस है। आप यहाँ पे देख सकते हो एआई मॉडल एज अ सर्विस। जैसे आप क्लाउड में क्या पढ़ते हो, आप क्लाउड में पढ़ते हो इंफ्रा एज अ सर्विस, या फिर आप पढ़ते हो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या फिर कंटेनर एज अ सर्विस। तो ऐसे ही करके ये जो क्लाउड की टर्मिनोलॉजी यूज होती आ रही है पिछले 10-15 सालों से, तो ऐसे ही एडब्ल्यूएस ने, या फिर आप कह सकते हो कि बाहर जो मार्केट में और भी मॉडल्स यूज हो रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के या फिर गूगल के, तो वो इन ऐसी टाइप्स ऑफ सर्विसेज को क्या कहते हैं, एआई मॉडल एज अ सर्विस, एआई एज अ सर्विस। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये सर्वरलेस सॉल्यूशन होते हैं। सर्वरलेस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप जैसे बेडरॉक को यूज कर रहे हो, ये बेडरॉक क्या है, एक मैनेज सर्विस है प्रोवाइडेड बाय एडब्ल्यूएस। तो इसकी जो मैनेजेबिलिटी है कि ये कौन से सर्वर पे चल रहा है, ठीक है, बेडरॉक ये कौन से सर्वर पे चल रहा है और इसको कितना सीपीयू चाहिए चलने के लिए, इसको कितना जीपीयू चाहिए, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए चलने के लिए, या फिर इसको कितनी रैम चाहिए चलने के लिए। तो वो सारी मैनेजेबिलिटी किसकी हो जाती है, वो सारी मैनेजेबिलिटी हो जाती है प्रोवाइडर की। प्रोवाइडर का मतलब किसकी हो गई, एडब्ल्यूएस की।
तो बेडरॉक की जो मैनेजेबिलिटी है उसको कौन मैनेज कर रहा है? AWS। वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए वो कौन से सर्वर पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो यूजर को मैटर नहीं करता। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वरलेस सॉल्यूशन। कि ये यूजर के लिए क्या है? सर्वरलेस है, हमको इसको सर्वर को मैनेज नहीं करना, इसका मतलब ये सर्वरलेस सॉल्यूशन है। अब इसका सिंपल एग्जांपल जो AI मॉडल एज अ सर्विस का है वो क्या हो सकता है कि जैसे आप पहले क्या होता था 15-20 साल पहले कि आप एक डीवीडी लेते थे, ठीक है, डीवीडी लेते थे या फिर सीडी लेते थे, कॉम्पैक्ट डिस्क लेते थे, एक सीडी, ठीक है, वो सीडी अपने कंप्यूटर में डालते थे और सीडी में कोई मूवी होती थी या फिर कोई डेटा होता था जिससे आप क्या करते थे? उसका यूज करते थे या फिर उसको देखते थे, ठीक है। तो आजकल क्या होने लगा है कि हम मूवीज जो देख रहे हैं वो सारी हम देख रहे हैं इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे भी मेजरली हम किस पे देख रहे हैं? OTT प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, जैसे कि हमारा नेटफ्लिक्स हो गया, जियो हॉटस्टार हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि मूवीज को देख रहे हैं किस पे? OTT प्लेटफॉर्म पे। मूवी किस पे स्ट्रीम हो रही है? OTT प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो रही है, इंस्टेड कि हम कोई स्टोरेज में उसको पेन ड्राइव में लेके आ रहे हैं या फिर डीवीडी में उसको लेके आ रहे हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल किसका है? AI मॉडल एज अ सर्विस का, कि ये क्या हो रहा है कि हम उसको स्ट्रीमिंग कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, और वो हमारे लिए क्या है? एक सर्वरलेस सॉल्यूशन है। वो एक हमारे लिए क्या है? सर्वरलेस सॉल्यूशन है। तो उसके पीछे जो सारी टेक्नोलॉजी लग रही है वो सारी हमारी AI मॉडल एज अ सर्विस लग रही है, कि हम उसको इस वे में हम देख पा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? बेडरॉक का। बेडरॉक का नेक्स्ट पार्ट, हम इससे क्या क्या यूज केसेस कर सकते हैं? देखो, इससे काफी सारे यूज केसेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो बेस यूज केसेस हैं वो हमारे यहाँ पे लिस्ट डाउन है। ये जो बेस यूज केसेस हैं उसमें हमारा सबसे फर्स्ट पहला यूज केस क्या है? कंटेंट जनरेशन। कंटेंट जनरेशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे आप उसको बोलते हो कि मेरे को ये इमेज जनरेट करके दो, ठीक है, आप बेडरॉक को बोलते हो मेरे को इमेज जनरेट करके दो कि अ, मैं किसी उस पे हूँ, हिल स्टेशन पे, ठीक है, और मेरे को वहां पे इस टाइम पे, इस टाइम का मतलब कि मेरे को मॉर्निंग में, मेरे को मॉर्निंग की एक इमेज जनरेट करके दो जिसमें मेरे को हिल की सीनरी दिखे। तो वो क्या कर रहा है? कंटेंट जनरेट करके दे रहा है आपको, एक इमेज जनरेट करके दे रहा है। ऐसी सिमिलरली आप उससे टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हो, ऐसी सिमिलरली आप उससे वीडियो जनरेट करवा सकते हो। तो उसमें जो मॉडल्स यूज हो रहे हैं किसमें? बेडरॉक में। बेडरॉक में जो मॉडल्स यूज हो रहे हैं उसको बोलते हैं फाउंडेशनल मॉडल। तो उन फाउंडेशनल मॉडल का वो यूज करके क्या करता है? कंटेंट जनरेट करवाता है, कि आप उसको कोई भी प्रॉम्प्ट दे रहे हो और वो आपको कंटेंट जनरेट करके दे रहा है। नेक्स्ट यूज केस हमारा क्या है? टेक्स्ट समराइजेशन। टेक्स्ट समराइजेशन में क्या होता है कि जैसे आप समझो कि आपके पास 100 पेज की PDF है, या फिर 100 पेज की आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक स्टोरी लाइन है, या फिर वो आपका क्या है कि एक क्या बोलते हैं उसको, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं जो 12-15 पेज के होते हैं, है ना। तो आप क्या चाहते हो कि आपको वो पूरा रीड नहीं करना, ना आपके पास इतना टाइम है, ना आप उसको इतना एफर्ट देना चाहते हो 100-150 पेजेस की बुक को, तो वो क्या करेगा? एक समरी बना के आपको दे देगा। तो टेक्स्ट समराइजेशन भी किसका यूज केस है? एक बेडरॉक का, एक AI का यूज केस है टेक्स्ट समराइजेशन। तो यहाँ पे हम जितने भी यूज केस डिस्कस कर रहे हैं, ये यूज केसेस ऐसा नहीं है सिर्फ बेडरॉक कर सकता है, ये यूज केसेस बहुत सारे AI फ्रेमवर्क, AI मॉडल्स कर सकते हैं। और उसमें से आज हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? बेडरॉक। तो ऐसा नहीं है कि ये यूज केसेस बेडरॉक के हैं, ये यूज केसेस AI मॉडल्स के हैं, बट ये बेडरॉक से भी अचीवेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेडरॉक से भी अचीवेबल है, इसलिए हम इसको बेडरॉक के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज ये सारे AI मॉडल से अचीव हो सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। कि जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो, जोमेटो चलाते हो या फिर डोमिनोज की चलाते हो, तो उसमें क्या रहता है कि वर्चुअल असिस्टेंट में हमारा क्या रहेगा कि हम उसको चैट बॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं, कि हमने कोई उस पर प्रॉम्प्ट दिया, देन उसके बाद उसने मेरे को आउटपुट दे दिया। एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। सो मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये यूज केसेस जो हैं, ये यूज केसेस हमारे किसी भी AI मॉडल से अचीव हो सकते हैं, बट ये बेडरॉक से तो अचीव हो ही सकते हैं, इसलिए इसको बेडरॉक की लिस्ट यूज केसेस में लिस्ट डाउन किया है। बट ये किसी भी मॉडल से अचीव हो सकते हैं, चाहे आप वो कस्टम मॉडल बना रहे हो या फिर आप कोई AWS की, एज्योर की या GCP की किसी की भी सर्विस, AI सर्विस यूज कर रहे हो, तो उससे भी अचीव हो सकते हैं।
देन नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्च नॉलेज बेस। ये सर्च नॉलेज बेस जो विपिन आपने क्वेरी रेस करी थी कि हम इसको अपने डेटा सेट पे भी ट्रेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो वाला चीज हम करेंगे या नहीं करेंगे। तो सर्च नॉलेज बेस वही एक सिमिलर यूज केस है कि हम क्या करेंगे, हम एक डेटा दे देंगे किसको, बेडरॉक को। बेडरॉक को हमने एक डेटा दे दिया, अब उस डेटा के अकॉर्डिंग वो हमें बताएगा कि तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स देना चाहता हूं मैं, कि यूजर के प्रॉम्प्ट का, यूजर की क्वेरी का मैं क्या आउटपुट देना चाहता हूं, तो वो सर्च नॉलेज बेस बताएगा। और नॉलेज बेस का मतलब क्या हो गया कि हम उसको एक बेस के साथ, हम उसको एक स्टोरेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिस स्टोरेज को हमने क्या दे दिया, नॉलेज। और उस नॉलेज का उस नॉलेज का बेस का यूज करके क्या करेगा बेडरॉक, बेडरॉक उसको आउटपुट देगा। और इसी को हम एआई टर्म्स में क्या कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि मार्केट टर्म्स में, टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, जो पूरे इंडस्ट्री में चलती है, रैग, RAG। तो आज हमें ये डिस्कस करना है कि हम बेसिक इसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं, एआई मॉडल को, जिससे कि हमारा रैग अचीव हो सकता है। और वो हमें किसके किसके थ्रू अचीव करना है, वो हमें अचीव करना है बेडरॉक के थ्रू। देन नेक्स्ट हमारे और ये यूज केसेस हैं, कोड जनरेशन। जैसे कि वो होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आजकल क्या कर रहे हैं कि कोड जनरेट कर लेते हैं डायरेक्टली, किससे, एआई से। या फिर कोई नॉन डेवलपर होता है, वो भी इजिली क्या कर सकता है, वो भी इजिली कोड जनरेट कर सकता है एआई से, चाहे वो चैट जीपीटी से करवा सकता है और जेमिनाई से करवा सकता है। तो बेडरॉक में भी वही सेम मॉडल्स यूज होते हैं हमारे इनडायरेक्टली, तो उससे भी हम कोड जनरेट करवा सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे पहले क्या होता था कि पहले डेवलपर खुद कोड लिखता था, ठीक है, तो 100% उसके जो एफर्ट्स होते थे, उसमें से 90% एफर्ट किस में जाते थे, कोड लिखने में जाते थे। 10% एफर्ट्स किस में जाते थे, उसको कोई बग मिल गया उसको रिजॉल्व करने में, ठीक है। 90% उसने कोड खुद लिखा, लेकिन 10% उसने कहाँ एफर्ट दिया कि मेरे को ये बग आ गया है, मेरे को वो रिजॉल्व करना है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, जब से एआई आया है, ये चीज उल्टी हो गई। जो 90:10 का रेशियो था, 9:1 का रेशियो था, वो उल्टा हो गया। अब वो क्या कर रहा है, सिर्फ 1% एफर्ट दे रहा है, मतलब 10% एफर्ट दे रहा है किसमें, कोड लिखने में। और अगर उस कोड में कोई दिक्कत आ गई, क्यों, क्योंकि 10% उसने एफर्ट क्यों दिया, क्योंकि उसने कोड किससे ले लिया, कोड उसने ले लिया किसी एआई मॉडल से, ठीक है। उसने कोई एआई मॉडल से कोड उठा लिया कि मेरे को ऐसी ऐसी ऐप बनानी है और मेरे को कोड दे दो। तो उसका सिर्फ 10% ही यूटिलाइजेशन हुआ एफर्ट्स का, जिसके थ्रू वो कोड बना सका। लेकिन अगर उसको कोई उसमें बग आ गया, ठीक है, तो उसको ढूंढने में, उसको रिजॉल्व करने में उसके सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि कोड उसने खुद नहीं बनाया, कोड उसने क्या किया, कॉपी किया। तो उसने कॉपी करने में कम एफर्ट्स लगाए, ठीक है, लेकिन उसके बग ढूंढने में उसके ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। अब 90% एफर्ट्स किसमें लग जाएंगे, उसको बग ढूंढने में। तो ये कुछ लिमिटेशंस, प्रॉज और कॉन्स होते हैं हर एक चीज के। तो पहले जैसे एआई नहीं था तो कोड खुद लिख रहा था, अब कोड वो एआई से ले रहा है, लेकिन बग खुद रिजॉल्व कर रहा है, और उसमें ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, क्योंकि कोड उसने नहीं लिखा, उसको पहले पूरा कोड समझना पड़ेगा अच्छे से। तो ऐसे कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम कोड जनरेट कर सकते हैं किससे, एआई मॉडल से। देन हमारा लास्ट हमारा क्या है, वॉइस ऐप। वॉइस ऐप में क्या होगा कि जैसे आप किसी कस्टमर केयर को फोन करते हो, या फिर कोई भी बुकिंग के लिए फोन करते हो आप कहीं पे, तो आपको बोलता है कि इंग्लिश के लिए एक दबाएं, हिंदी के लिए दो दबाएं। तो ये वॉइस ऐप्स जो होती हैं, जो एक प्री ट्रेन डेटा सेट पे चलती हैं, तो वो भी हम किससे बिल्ड कर सकते हैं, एआई मॉडल से। और ये बेडरॉक से भी क्या है, अचीवेबल है। तो ये कुछ बेसिक यूज केसेस हैं जो मैं आपको बताना चाहता था कि एआई मॉडल से कैसे अचीव हो सकते हैं। और हमें इसमें से एक यूज केस आज अचीव करवाना है किससे, बेडरॉक से। वो यूज केस भी बड़ा सिंपल जाएगा, ऐसे नहीं है कि वो मतलब बहुत एडवांस लेवल पे या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे चला जाएगा। वो यूज केस भी बड़ा सिंपल जाएगा, बस हमें उसका फ्लो समझना है कि वो किस फ्लो में अचीव हुआ है। और जो बाकी अंदर की टेक्निकल टर्म्स होंगी वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, बट मेन अंडरस्टैंडिंग किस पे होनी चाहिए, फ्लो पे, कि वो अचीव कैसे हुआ है। तो ये यूज केसेस जो हमने डिस्कस किए, या फिर हमने बेसिक एलएलएम डिस्कस किया कि एलएलएम होता क्या है, वो कौन से डेटा पे हमको रिस्पॉन्स देता है। तो इसमें आपको कोई डाउट है, या फिर वो सर्वरलेस कैसे है, सर्वर पे चलता है, सर्वरलेस है, तो इसमें आपको कोई डाउट है? हाँ नकुल भाई, एक दो डाउट है। हम्म पहली चीज, जैसे कि आपने बोला कि हम एलएलएम जो है हम उसको ट्रेन करते हैं, ठीक है। हम्म तो हम उसको ट्रेन करें तो एक लेट से कि स्पेसिफिक टाइम इंटरवल तक ट्रेन करते हैं, जिसका वो हम्म, मेरे को आउटपुट देता है। लेट हाँ से कि मैंने अपना 2025 तक का चैट जीपीटी को डेटा दे रखा है, तो ठीक उसने है, मेरे को आउटपुट दे दिया हाँ हाँ 2025 तक की एंड तक की।
तो मैंने ठीक है। अभी जस्ट ना चैट जीपीटी पे करा था कि आज का ही देखा था कि हु इज द सीएम ऑफ तमिलनाडु। उसने मेरे को इमीडिएट रिस्पॉन्स दे दिया, बल्कि जो हमने पढ़ा था कि उसको एक सर्टेन टाइम तक का डेटा देता है उसका वो रिस्पॉन्स देता है। तो ये कैसे हुआ? ये कैसे होता है, देखो, जब आप चैट जीपीटी खोलोगे ना, हम्म। ठीक है, या फिर आप कोई जेमिनाई खोलते हो, ठीक है, इनके क्या होते हैं, इनके वर्जन्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने चैट जीपीटी खोला या फिर आपने जेमिनाई खोला, ये लोड हो रहा है अभी। ठीक है, चैट जीपीटी अगर आप खोलते हो तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन नहीं है, माइट भी इसलिए नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्जन लिखे होते हैं कि आप चैट जीपीटी का 5.2 यूज कर रहे हो, या फिर चैट जीपीटी का 3 यूज कर रहे हो, या चैट जीपीटी का मिनी यूज कर रहे हो। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। जब आप चैट जीपीटी पे लॉग इन करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको उसका वर्जन दिखता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको वर्जन दिखता है ना, तो जैसे हर एक एप्लीकेशन का वर्जन होता है। ठीक है, बेडरॉक अगर आप जैसे अगर आप आज की डेट में अगर आपको बेडरॉक ऐसा दिख रहा है जो अभी लोड होएगा, देखो यहाँ पे काफी सारे फीचर्स आ गए हैं आज की डेट में। लेकिन पहले क्या था, ये सिर्फ इतने तक ही था पैनल, 1 साल पहले सिर्फ इतने तक, ये नीचे का पैनल था ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी एप्लीकेशन किसी एक वर्जन पे चल रही होती है तो उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं, या फिर अगर आप इसको चैट जीपीटी के एलएलएम के फॉर्म में लो, उसमें कुछ नया डेटा अगर ऐड होगा तो वो एक उसका, या फिर उसमें कोई नया फीचर ऐड होगा, वो उसका एक नेक्स्ट वर्जन उसको बना देंगे। जैसे कि पहले चैट जीपीटी का 3.x वर्जन चलता था, आज की डेट में चैट जीपीटी का 5.x वर्जन चल रहा है। तो अगर आप उसका ओल्ड वर्जन यूज करोगे ना, ओल्ड मॉडल यूज करोगे और उससे आज की करंट का कुछ पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा। वो साफ साफ आपको आउटपुट दे देगा कि मेरा जो ट्रेनिंग हो रखी है वो मेरी इतनी डेट तक हो रखी है। तो वो भी मैं आपको इसमें, जब हम बेडरॉक का अभी यूज केस करेंगे रैग वाला, तो वो भी मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि अगर मैं उससे पूछूंगा सिंपल कि अप्रैल 2026 में या फिर मई 2026 में ये मेरे को इन्फॉर्मेशन बताओ क्या थी, तो वो मेरे को साफ साफ बोल देगा कि मैं 2024 से या 2025 से ट्रेन हो रखा हूँ, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन तब की बता सकता हूँ। आज की क्या रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को नहीं पता, उसके लिए आप इस साइट पे चले जाइए। तो ऐसा आउटपुट देगा वो। अच्छा। हाँ, तो कहने का मतलब मेरा ये है सिंपल सा कि हर एक एप्लीकेशन का एक वर्जन होएगा। वो अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो और वो लेटेस्ट वर्जन अगर प्रीवियस मंथ पे या फिर प्रीवियस 2 मंथ से पहले ही उस सारा ट्रेन हुआ है तो वो तब तक का आपको रिजल्ट देगा। और आजकल आजकल ये भी हो गया है कि जो हम एलएलएम मॉडल यूज कर रहे हैं ये इंटरनेट का भी यूज करने लग गए हैं इंस्टेड ऑफ डेटा सेट्स। तो अच्छा। दोनों तरफ से इनकी ट्रेनिंग हो रही है, एक तो डेटा सेट से भी ट्रेनिंग हो रही है, तो इंटरनेट से भी ट्रेनिंग हो रही है। तो कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो डेटा सेट में उनको नहीं मिलता तो फिर वो इंटरनेट से किसी, जो बोल सकते हो आप कि उसकी रिलेटेबल साइट होगी ना, वेदर की साइट होगी, जैसे आप कुछ वेदर पूछोगे तो वेदर की साइट होगी ना, तो वो वेदर की जो ऑफिशियल साइट है वहां से डेटा आपको उठा के दे देगा, लेकिन उसके अच्छा। डेटा सेट में वो एक्चुअल नहीं होता। तो आजकल के मॉडल जो ऐसे आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन मॉडल, वो इंटरनेट से भी डेटा उठाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ठीक तो है। ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये ट्रेंड हो रहे हैं और नया वर्जन उसका अपना आ जा रहा है, और उसमें हाँ। कुछ जो भी एक्स्ट्रा ऐड फीचर ऐड होते हैं वो सब मतलब एज ए न्यू वर्जन इसमें होता तो है। जो आपका क्वेरी है ना, वो आपकी क्वेरी अभी जब हम रैक करेंगे अमेजॉन बेडरॉक के थ्रू, तो उसमें भी एक एलएलएम मॉडल का यूज होगा। ठीक है, तो वो आपकी क्वेरी जो वहां पे आप देखना चाह रहे हो ना कि मैं इस दिन तक ट्रेन हूँ, वो आपको दिखाएगा, तो वो हमको साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, होप अभी ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि मतलब वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ओल्ड वर्जन पे चल रहे थे पहले, इसलिए वो उतने टाइम तक ही ट्रेन होते हैं। हमको करंट वर्जन यूज करना है जब भी हम एलएलएम का यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमको राइटफुल इन्फॉर्मेशन मिले, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। और भाई आपने एक और चीज कही थी कि फाउंडेशनल मॉडल, जैसे कि हाँ, चैट जीपीटी भी कोई फाउंडेशनल मॉडल यूज करता होगा, जेमिनी भी करता होगा, तो ये हमारा वो बेडरॉक। बेडरॉक की टर्म है, वो एडब्ल्यूएस की टर्म है। जो जैसे अभी मैं थोड़ा वॉक थ्रू दूंगा एडब्ल्यूएस बेडरॉक का, तो उसमें आप देखोगे यहाँ पे मॉडल्स, ठीक है, मॉडल कैटलॉग। तो एडब्ल्यूएस जो यहाँ पे मॉडल्स लिस्टेड होंगे ना सारे, एडब्ल्यूएस उनको क्या कहता है, वो मेरे बेडरॉक के फाउंडेशनल मॉडल्स हैं। अच्छा। हाँ, तो वो ठीक है। फाउंडेशनल मॉडल जो टर्म यूज हो रही है ना, वो एडब्ल्यूएस कर रहा है। ठीक है। और ये ओपन सोर्स है या इनको एपीआई के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा? ये अगर आप यहाँ से एक्सेस कर रहे हो, देखो ये क्या है कि ये जब एडब्ल्यूएस के अंदर ये कैटलॉग्स आ गए सारे, ये सारे मॉडल्स आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब इन सारे मॉडल पे अगर मैं अपना कोई पर्सनल डेटा ट्रेन करवा रहा हूँ, ठीक है, इन सारे मॉडल्स का अगर मैं कोई पर्सनल डेटा ट्रेन करवा रहा हूँ, तो एडब्ल्यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरा डेटा प्राइवेसी पे
वो उसको आउट नहीं होने देगा। तो वो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मेरा डेटा प्राइवेसी है, कि मेरा डेटा लीक ना हो या फिर मेरा डेटा कोई एक्सफिल्ट्रेट ना करे, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी? AWS की हो जाएगी, कि AWS का यूज करके हमने मॉडल्स को प्री ट्रेन किया है। अच्छा, ठीक है। तो वो डेटा प्राइवेसी किसकी हो जाएगी? AWS की हो जाएगी। लेकिन ये हैं सारे ओपन सोर्स ही जो यहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप ये Amazon के जो नेटिव हैं ये वो वाले हैं, ठीक है। गूगल के फाउंडेशनल मॉडल्स हमारे ये गामा वाले आ गए, ठीक है। जेमिनाई डायरेक्ट नहीं है, ये वाले गामा वाले हैं। देन हमारा ओपन AI का भी मॉडल है यहाँ पे, ओपन AI का भी रहता है यहाँ। एक सेकेंड, इन्होंने माइट भी वो रिटायर ना कर दिया हो, बट ओपन AI भी इसमें रहता है। तो जैसे डीप सीक है, ये आपने डीप सीक सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे हमारे मॉडल्स ही हैं, LLM मॉडल्स ही हैं जो AWS ने अपनी लिस्ट में डाले हुए हैं, ठीक है, जिसका तुम यूज करके तुम अपने एजेंट बिल्ड कर सकते हो। मतलब इन मॉडल्स का यूज करके इनको प्री ट्रेन कर सकते हो, या फिर इनके थ्रू एक फ्रेमवर्क बना सकते हो कि जैसे तुम्हें कोई ऑटोमेशन टास्क करवाना है, ठीक है। उस ऑटोमेशन टास्क में तुम क्या चाहते हो कि अगर तुम्हारे पास कोई एंट्री आ रही है, ठीक है, उस एंट्री को तुम ईमेल पे भेजना चाहते हो। जैसे कस्टमर चैटबॉट में क्या होता है? कस्टमर चैटबॉट में ये होता है ना कि मेरे को ये इशू आ रहा है और मेरा एक रिक्वेस्ट रेज कर दो। तो वो रिक्वेस्ट रेज बिल्कुल। ऑटोमेटिकली कैसे हो जाता है? विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। वो सारा AI मॉडल ही करवाते हैं। तो वो सारा जो फ्रेमवर्क बिल्ड होता है, तो वो फ्रेमवर्क बिल्ड हम इससे कर सकते हैं, बेडरॉक से, ठीक है। ऑटोमेशन मॉडल हम इससे ओके। बिल्ड कर सकते हैं। और वो यूज किसका करेगा? वो यूज इन LLMs का ही करेगा। बैक एंड पे हमारे LLM ही काम करवाते हैं, बस हम उसको क्या एक्शन दे रहे हैं वो डिपेंड करता है, ओके, ठीक है। ठीक तो है। अभी बैक टू दिस स्लाइड। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, जो मतलब हमारा यूज होएगा आगे, ठीक है, बेसिक इसमें लैब्स में। तो एक तो है हमारा API कीज, ठीक है। API कीज हमारा क्या करेगा? अगर सोचो कि मेरे को बेडरॉक को कोई काम करवाना है अपने लैपटॉप से, ठीक है, अपने लैपटॉप से मेरे को बेडरॉक पे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मेरे पास कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, जो उसको ऑथेंटिकेट करके काम करवाए। कि जैसे अगर आप इस पे लॉगिन करते हो, जीमेल पे लॉगिन करते हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी से लॉगिन करते हो, है ना। आप उसमें अपना जीमेल आईडी देते हो, आप उसमें अपना पासवर्ड देते हो और वो लॉगिन हो जाता है। तो जो ये लॉगिन हो रहा है, ऐसी अगर मेरे को बेडरॉक लॉगिन करना है रिमोटली, रिमोटली का मतलब कि मैं बेडरॉक के अंदर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बेडरॉक के अंदर नहीं हूँ, बट मेरे को क्या करना है अपने लैपटॉप से, यहाँ पे मेरे को कोई कोड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कोई कोड लिखना है और इस कोड लिखने के बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि बेडरॉक काम करना स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए क्या होती है? API कीज होती हैं। उसके लिए API कीज होती हैं, जो हम API कीज का यूज करके बेडरॉक से काम करवा सकते हैं, मतलब AI से काम करवा सकते हैं। अभी आप बेडरॉक वर्ड भूल जाओ भी, नॉर्मल अगर आपको API LLM से काम करवाना है, AI मॉडल से काम करवाना है रिमोटली, तो आप रिमोटली उससे कैसे काम करवा सकते हो? कि आपके पास कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपके पास कोई ऐसी की होनी चाहिए, मतलब चाबी होनी चाहिए आपके पास कोई, जो आप उससे काम करवा सको। तो उसको क्या कहते हैं हम? API कीज। और इस केस में AWS बेडरॉक के केस में उसको क्या बोलेंगे? बेडरॉक API की, ठीक है। तो ये समझाने का मतलब क्या है कि आप बेडरॉक को कुछ काम करवा सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो, किसके थ्रू? एक चाबी के थ्रू। उस चाबी को क्या बोलेंगे? API की, ठीक है। अब ये की क्या होती है? दो तरीके की होती हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? अगर आप कोई शॉर्ट टर्म API की क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपकी 12 घंटे तक ही वैलिड रहेगी। 12 घंटे बाद वो की एक्सपायर हो जाएगी, आपको फिर दूसरी चाबी चाहिए होगी उससे काम करवाने के लिए। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, और ये उस पर्पस के लिए होता है जब आपको वन टाइम एक्टिविटी करनी हो, कि आपने वन टाइम एक्टिविटी करी, वन टाइम एक्टिविटी में आपने एक चाबी यूज करी, देन उस चाबी का आपका कोई वन टाइम एक्टिविटी के बाद कोई यूज नहीं है, और वो चाबी एक्सपायर हो गई, वो चाबी खराब हो गई 12 घंटे बाद, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है? शॉर्ट टर्म की होती है। ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए होती है और वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन के लिए होती है, कि मतलब आपको उतने ही ड्यूरेशन के लिए काम करना है, उसके बाद आपका कोई यूज नहीं है, तो मैं उसको सिक्योर करने के लिए उस की को खराब कर दूंगा। तो वो क्या होगी? मेरी शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म की क्या होती है? लॉन्ग टर्म की में हम कस्टम एक्सपायरी सेट कर सकते हैं। कस्टम एक्सपायरी का मतलब आप उसको 1 डे तक वैलिड रख सकते हो, आप उसको 2 वीक्स तक वैलिड रख सकते हो, मंथ्स तक वैलिड रख सकते हो, या फिर उसको नेवर एक्सपायर कर सकते हो कि ये कभी एक्सपायर ना हो। तो वो होती है लॉन्ग टर्म की। वो किस लिए काम आती है? वो काम आती है हमारी ऑपरेशनल, इसमें ऑपरेशंस के जो काम होते हैं ना, उसमें काम होती है। ऑपरेशंस का काम का मतलब क्या हो गया? कि आपने कोई एक, जैसे समझो कि यहाँ पे एजेंट बनाया हुआ है, कौन सा?
वॉइस ऐप एजेंट बनाया हुआ है या फिर आपने वर्चुअल असिस्टेंट बनाया हुआ है चैटबॉट, ठीक है। तो अब उस पे तो रेगुलरली हमारा ट्रैफिक आता रहेगा ना। अगर कोई हम चैटबॉट यूज कर रहे हैं, हम किसी से चैट कर रहे हैं और वहां पे हमें पता है कि वो पीछे चैट बॉक्स जो चल रहा है वो इस पे एआई मॉडल पे चल रहा है, वो एक कोई ह्यूमन नहीं है। हमको वो रिस्पॉन्सेज समझ में आ जाता है। जैसे ही हम हाई लिखते हैं वो हमको क्या भेजता है, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक है। आप उसको बोलोगे कि मेरे को क्वेरी है, वो आपको लिस्ट भेज देगा कि आपको किससे रिलेटेड क्वेरी है। आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर आपका इंटरनेट पूरा ब्रेक डाउन है, या फिर आपका इंटरनेट स्लो है, तो ऐसे करके वो हमको ऑप्शंस दे देता है ना। और वो ऑप्शंस उसके फिक्स रहते हैं। तो ऐसा जो ट्रैफिक होता है, सोर्स ट्रैफिक, जो ऑपरेशन में चलता रहता है, जो इस पे बार बार ट्रैफिक आता रहता है, तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म की चाहिए होती है कि जो एआई उस पे काम कर रहा है, तो वो एक लॉन्ग टर्म चाबी के थ्रू काम कर रहा है कि वो चाबी एक्सपायर ना हो सकता है वो चाबी 1 साल बाद मेरे को बदलनी पड़े, अपने सिक्योरिटी रीजन की वजह से 1 साल मुझे वो बदलनी पड़े, लेकिन वो लंबे समय तक चले, 1 साल तक मिनिमम चले, जिससे कि ऑपरेशन में मेरे दिक्कत ना आए। तो वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म कीज होती हैं जो ऑपरेशन एक्टिविटीज में काम आती हैं। शॉर्ट टर्म कीज हमारी वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन या फिर वन टाइम एक्टिविटी के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये बेडरॉक में आप देखोगे एपीआई की इसका एक अलग से हमारा पेज है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा था, क्योंकि यहाँ पे एपीआई कीज हम देखेंगे, शॉर्ट टर्म एपीआई कीज, लॉन्ग टर्म एपीआई कीज, इसलिए आपको बस ये समझाना था कि ये टर्म्स क्या हैं, जिससे आपको पता लगे जब आप यहाँ पे कुछ करेंगे तो ये एपीआई की क्या है एक्चुअल में। तो इसलिए बस ये डिस्कस करना था कि एपीआई कीज 2 टाइप की होती हैं। देन हमारा नकुल इन्फेरेंस भाई होता एक है। सेकंड, एक हाँ क्वेरी क्वेश्चन है। लाइक कि मेरे कस्टमर है, ठीक है, मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है चैट बॉट ही बनाया या फिर मैंने वॉइस बनाया। अब वो कस्टमर एपीआई के थ्रू एक्सेस करेगा उसको, ठीक है। तो अब और मैंने लगा दिया कि वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, लेट्स से कि वन टाइम की, या फिर वन टाइम की के लिए, या फिर ये लगा लो कि मैंने 12 घंटे का मैंने वो लगा दिया, बफर जोन लगा दिया, जो हमने अभी डिस्कस करा ये वाला 12 घंटे का। तो जैसे वन टाइम भी उसने एक्टिविटी करी, वो की यूज हुई और खत्म हो गई, तो नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर को दोबारा उसको एक्सेस करना पड़ेगा तो वो की ऑटो जनरेट होगी, या फिर किसी को एडब्ल्यूएस कंसोल के अंदर जाकर वो की जनरेट करके उसको शेयर करनी पड़ेगी? नहीं, देखो पहले तो मैं आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, क्योंकि ये जो कीज होती है ना, ये कीज कस्टमर के पास नहीं जाती। अच्छा ये चाबी जो होती है, वो चाबी जो होती है वो कस्टमर के पास नहीं जाती। ये चाबी रहेगी जो एआई मॉडल बिल्ड कर रहा है उसके लिए है ये चाबी। ठीक है। जो एआई एजेंट बिल्ड कर रहा है, ये चाबी उस टीम के लिए है। तो यानी कि जो हाँ, जो इंजीनियर है उसके ठीक है, लिए है ये, ठीक है, जिसने एआई मॉडल बनाया है, ठीक है, डन है। ठीक है। उसने एआई मॉडल बनाया हम्म। कि मेरा चैटबॉट जो है वो 365 दिन एक ही की के साथ चलता रहे। तो ये ठीक है। उसके लिए है। अब जैसे अगर मैं किसी चैटबॉट से चैट करता हूँ, तो उस चैटबॉट से हम्म। अगर मैं चैट कर रहा हूँ, समझो डोमिनोज की ऐप में मैं चैट कर रहा हूँ, तो डोमिनोज की ऐप हम्म। में तो मेरे को बस अपने नॉर्मल यूजर से लॉग इन करना एग्जैक्टली। है ना। तो वो कस्टमर के लिए नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप क्वेश्चन अगर आप ये बोल दोगे कि अच्छा ठीक है वो इंजीनियरिंग टीम के लिए था, तो उस केस में हमारा जो कीज यूज हो रही हैं, ठीक है, हम्म। तो उस पे सेम वही चीज रहती है कि जैसे अगर मैं सोचो कि टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई एक मॉडल बनाया, उस मॉडल की मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। उस मॉडल की टेस्टिंग करने के लिए मैंने शॉर्ट टर्म की यूज करी। जैसे ही वो मॉडल मेरा ऑपरेशनल हो गया, मेरे को उसको प्रोडक्शन में डालना था, तो वो मैंने की किससे रिप्लेस कर दी, लॉन्ग टर्म से कर दी। इन शॉर्ट ये क्या कहते हैं, हमारे मॉडल के लिए है, जो उसके लिए, नोट एंड यूजर के लिए। हाँ, एंड यूजर के लिए नहीं है ये जो ठीक, मॉडल बना रहा है उसके लिए है ये। ठीक, डन जो है, यूजर थैंक। यूज करेगा वो तो मॉडल यूज करेगा, वो कैसे चल मॉडल रहा है यूज उसका कर, मतलब नहीं है। ठीक है, राइट। डन है मेरे भाई। देन हमारा नेक्स्ट आता है इन्फेरेंस, ठीक है। इन्फेरेंस जो टर्म है वो ऐसा नहीं है कि एडब्ल्यूएस की है, ये भी नॉर्मल टर्म है, स्टैंडर्डाइज टर्म है, जो आपको हर जगह मिल सकती है। जब भी आप एआई पे काम करोगे उसमें इन्फेरेंस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें मिल सकता है। तो इन्फ्रेंस होता क्या है, ये एक हमारी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें हमको एक वैल्यू मेंशन करनी होती है, एक टाइम मेंशन करना होता है, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब होता क्या है, जैसे कि यूजर ने क्वेरी करी या फिर यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, तो उसका आउटपुट कितनी देर में एलएलएम मॉडल हमको निकाल के देगा, तो वो होता है हमारा इन्फ्रेंस। जितना इन्फ्रेंस हमारा ज्यादा होएगा ना, वो उतना सोचेगा उस चीज को, उसके बाद वो रिस्पॉन्स देगा। अगर इन्फ्रेंस मैंने डाल दिया 10 सेकंड का, ठीक है, तो वो 10 सेकंड उसको सोचने में लेगा मॉडल, उसके बाद वो हमें रिस्पॉन्स देगा। और अगर इन्फ्रेंस हमारा 2 सेकंड का है, तो वो फटाफट से उसको रिस्पॉन्स दे देगा यूजर को जो उसकी क्वेरी होएगी।
तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंस, कि टाइम कितना लिया एआई मॉडल ने आउटपुट देने के लिए। ठीक है, सो अगर नकुल उसके इसमें पास आउटपुट, हाँ जो इन्फ्रेंस की जो वैल्यू रहेगी 2 सेकंड 10 सेकंड, उस पर फिर अपनी एक्यूरेसी पे भी फर्क पड़ेगा क्या, कि 2 सेकंड में जो रिजल्ट आ रहा है वो थोड़ा मतलब नहीं नहीं, कैसे चेंज करना पड़ेगा? वही मैं आगे बोल रहा था। अगर वो डायरेक्ट आंसर है जिसके लिए उसको 10 सेकंड चाहिए ही नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको फटाफट माइक्रो सेकंड में 1 सेकंड में रिस्पॉन्स दे देगा, तो वो उसका वेट नहीं करेगा। वो ठीक। वो वेट सिर्फ उस केस में करेगा जब उसको, जैसे समझो यहाँ पे हमारा यूज केस था टेक्स्ट समरी। ठीक है, जब उसको समरी बनानी है, ठीक है, तो समरी बनाने के लिए हम उसको चाहते हैं कि वो ज्यादा सोचे, वो 1 मिनट तक सोचे और समरी बना के दे। तो उस केस में हमारा इन्फ्रेंस हम उसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ओके। ठीक है, अगर मैंने उससे सिंपल पूछा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो दिल्ली लिखने में कितना टाइम लेगा, 1 या 2 सेकंड टाइम लेगा। हाँ उसके मतलब साथ वो 2-3 स्टेटमेंट और ऐड कर देगा, तो वो फिर इन्फ्रेंस टाइम का वेट नहीं करेगा। वो, ठीक है, हाँ बट तो सपोज वो हाँ, टेक्स्ट समराइजेशन में हमने अगर इन्फ्रेंस टाइम 5 सेकंड रख दी, तो हम्म, मतलब वो उस 5 सेकंड के अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट देगा ना, मतलब उस जल्दबाजी में फाइव थोड़ा कि सेकंड के सिंपल। अकॉर्डिंग देगा, वो इनएक्यूरेट हो सकता है। ठीक है, हाँ वो मतलब रिजल्ट हमारा इनएक्यूरेट हो सकता है कि टाइम आउट एरर भी दे दे कि भाई मैं इतनी जल्दी जनरेट नहीं कर पाया। ओके हाँ, गुड। तो वो चीजें सारी कब यूज होंगी हमारी, जब हम एडवांस में इसको कुछ एआई मॉडल को बिल्ड करेंगे। ये बस बताने का मतलब ये था कि जैसे इन्फ्रेंस अगर कोई हमसे पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में इन्फ्रेंस होता क्या है, और ये हमारा मेजरली यूज होता है हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स में। ठीक है, देन इसमें सिंपल दो चीजें होती हैं, क्रॉस रीजन इन्फ्रेंस और एक बैच इन्फ्रेंस। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये एडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। ठीक है, इन्फ्रेंस जो था हमारा वो बाहर मार्केट में चलता है, लेकिन क्रॉस रीजन और बैच इन्फ्रेंस जो है वो एडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। अब क्रॉस रीजन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप एडब्ल्यूएस कंसोल से अवेयर होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मल्टीपल रीजन्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल रीजन्स का मतलब उसके मल्टीपल लोकेशंस पे क्या है, एडब्ल्यूएस हमको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यूएस में प्रोवाइड करता है, एशिया पैसिफिक में प्रोवाइड करता है, कनाडा में प्रोवाइड करता है। तो ऐसे करके इसके क्या होते हैं, मल्टीपल रीजन्स होते हैं। अब एडब्ल्यूएस में क्या होता है कि जैसे समझो मेरे पास अगर कोई मॉडल है क्लॉड का, ठीक है, एंथ्रोपिक क्लॉड जो एक मॉडल है, या फिर सिंपल टर्म्स में ले लो कि डीप सीक मॉडल है एक, या फिर चैट जीपीटी मॉडल है। ठीक है, वो मॉडल मेरा एक रीजन में अवेलेबल है, लेकिन जिस रीजन पे मैं काम करना चाहता हूँ उस रीजन में मेरा वो मॉडल नहीं है। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरे रीजन का मॉडल यूज करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं ए रीजन पे काम करना चाहता हूँ लेकिन ए रीजन पे मेरा मॉडल अवेलेबल नहीं है, एलएलएम अवेलेबल नहीं है, फाउंडेशनल मॉडल अवेलेबल नहीं है, और वो मॉडल कहाँ अवेलेबल है, बी रीजन में है, लेकिन मेरे को काम ए रीजन में ही करना है, वो मेरी कुछ डेटा प्राइवेसी है या फिर मेरे को कुछ बाउंडेशन है कि मैं इस रीजन के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन वो जो मॉडल मेरे को यूज करना है वो दूसरे रीजन में, बी रीजन में है। तो जब हम दूसरे रीजन का मॉडल यूज करते हैं तो वहां पे हमारी क्रॉस रीजन इन्फ्रेंस आती है। तो वहां पे हमको क्रॉस रीजन इन्फ्रेंस जो होता है वो कॉन्फ़िगर करना होता है। तो ये हमारा क्रॉस रीजन इन्फ्रेंस होता है जब हमको दूसरे रीजन का मॉडल यूज करना है। देन एक होता है हमारा बैच इन्फ्रेंस। बैच इन्फ्रेंस में क्या होगा कि वो जो आपका टाइम लेगा आउटपुट देने में, उसमें बैचेस डिफाइन हो जाएंगे कि पहले 10 सेकंड के लिए उसने सोचा, ठीक है, वो अपना साइड में रख दिया, फिर 10 सेकंड के लिए कुछ और सोचा, वो साइड में रख दिया, फिर 3 सेकंड के लिए कुछ और सोचा, वो साइड में रख दिया। तो ऐसे करके वो बैचेस बना लेगा अपने आउटपुट के, और फिर लास्ट में जो रिस्पॉन्स देगा ना यूजर को, वो एक साथ रिस्पॉन्स दे देगा, और उसमें बैच इन्फ्रेंस काम आएगी कि वो मतलब एक चीज को सोचने में इतना टाइम ले, फिर दूसरी चीज को सोचने में इतना टाइम ले। तो वो हम बैचेस में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे वो लगा रहा है पूरा का पूरा, सारा उसी पे टाइम वेस्ट कर दे समरी बनाने में और दूसरा टॉपिक रह जाए। तो उस केसेस में हम बैच डिफाइन कर सकते हैं कि वो हर एक टॉपिक को अच्छे से देखे 5-5 सेकंड के लिए, उसके बाद हमको आउटपुट दे दे। तो वहां पे बैच इन्फ्रेंस काम आती है। ठीक है, तो और अभी ये तक जो, क्रॉस रीजन भी हाँ, होती है? हाँ, ये क्रॉस रीजन में भी हो सकती है, मतलब दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। क्रॉस बैच कैन वर्क एज अ क्रॉस एज वेल। हाँ, क्रॉस रीजन में तो ये हो रहा है कि आप रीजन का मॉडल यूज कर रहे हो, और हम्म। बैच बैच इन्फ्रेंस आपका सेपरेट हो गया। तो अगर आपने क्रॉस रीजन भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, बैच इन्फ्रेंस भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो दोनों साथ में काम करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बेसिक डिस्कस किया है कि एलएलएम क्या होता है, ठीक है, वो कौन से डेटा सेट्स पे ट्रेन होता है,
उसमें पर्सनल भी हम यूज केस, पर्सनल डेटा सेट भी ट्रेन कर सकते हैं, वो अपना यूज केस भी है। देन हमारा ये सर्वरलेस होता है और इसको हम एआई मॉडल एज अ सर्विस बोलते हैं, इसके यूज केसेस। देन उसके बाद एपीआई कीज कौन सी यूज होती हैं बेडरॉक में और इन्फ्रेंस कौन से होते हैं। तो इनमें 4-5 बेसिक चीजों में कोई क्वेरी है तो बताओ। नहीं भाई, इनमें तो क्वेरी नहीं है, बट एक मेरी आउट ऑफ जो हम्म AWS बेडरॉक एज अ सर्वरलेस है, ठीक है, हम्म डन है कि इसमें मेरे को इसका इंफ्रा मैनेज नहीं करना। हम्म अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई LLM बनाऊं हम्म यूजिंग GPUs, हम्म, मैं जिसको मैं खुद मैनेज करूं, मैं हाँ सर्वरलेस नहीं जा रहा, मैं तो हाँ ठीक है। उसको उसको हम बना सकते हैं, AWS के अंदर बना सकते हैं, और उसको एज LLM यूज कर सकते हैं। हाँ हो सकता है वो भी। तो उसमें क्या होएगा कि आप क्या करोगे, जैसे इन लोगों ने क्या किया हुआ है बेडरॉक एडब्ल्यूएस ने, एडब्ल्यूएस ने मेरे को यहाँ पे मॉडल कैटलॉग दे दी, ठीक है। हम्म मेरे पास ये प्रोवाइडर हो गए काफी सारे, हम्म। ठीक है, प्रोवाइडर काफी सारे हो गए और उस बेस पे क्या है, ये इसने मेरे को डायरेक्ट दे दिया कि इसको यूज करो। अब ठीक मैं है। क्या कर सकता हूँ कि मैंने एक वर्चुअल सर्वर लॉन्च किया, ठीक ठीक है। है। उस वर्चुअल सर्वर में मैंने क्या किया, एक ओपन सोर्स की एप्लीकेशन डाली, ओके। ठीक है, जैसे कि जेमिनाई डाल दिया या फिर क्लॉड हम्म। डाल दिया, ठीक है, वो ठीक डाली। है। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरे को उस पे ट्रैफिक भेजना है, उस क्लॉड हम्म पे या फिर उस जेमिनाई पे, वो मेरे को सर्वर पे ट्रैफिक भेजना है, तो मैं सारा यूजर का ट्रैफिक कहाँ भेजूंगा, सर्वर पे भेजूंगा, ओके। ठीक है। वो ठीक। जो हमारा ट्रैफिक आएगा, वो ट्रैफिक किस पे आएगा, एक पोर्ट पे आएगा, एक प्रोटोकॉल पे आएगा, जिस पोर्ट हम्म। को कौन यूज करेगा, ये सर्विस यूज करेगी, ठीक है। ठीक है। जैसे यूजर का ट्रैफिक आया, ठीक है, यूजर हम्म के ट्रैफिक के बाद यूजर को तो बस ट्रैफिक भेजने से मतलब है, उसने क्वेरी डालने से मतलब है, ठीक है। जैसी उसने क्वेरी डाली, जैसी वो मेरे मॉडल पे हिट हम्म करी, ठीक है, जैसी वो किस पे हिट करी, एक डोमेन पे, एक मॉडल पे हिट करी, ठीक है, वो मॉडल के बैकएंड पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, हम्म वो मॉडल के बैकएंड पे कैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी कि यहाँ से मेरे को इस एप्लीकेशन से ट्रैफिक आया है, तो वो मेरे को कहाँ ले जाना है, वो मेरे को ले जाना है एक सर्वर पे जहाँ पे ये एप्लीकेशन डिफाइन है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हो सकती हैं। और उसके बाद क्या होगा कि वो सर्वर का जो परफॉर्मेंस होगी या फिर वो सर्वर की जो स्टोरेज होगी, वो मैटर करेगी कि वो कितना रिलायबल है कि वो ट्रैफिक को एक्सेप्ट कर पाए। कितना डाटा वो स्टोर कर पाए। डाटा स्टोर तो वो एट द एंड इसी से उठाएगा कि जो इसका इसका डेटा डेटा ट्रेन हो रखा होगा। अगर पर्सनल करना है तो वो अलग बात है, लेकिन क्लाउड का जो डेटा ट्रेन है, वो तो क्लाउड एप्लीकेशन से क्या करेगा, जैसे सर्वर पे मैंने क्लाउड एप्लीकेशन डाल दी, वो क्लाउड एप्लीकेशन पे आएगा, फिर वो हम्म। कहाँ जाएगा, वो क्लाउड के डेटा सेट पे जाएगा, वो एक अलग चीज हो गई। हाँ। लेकिन अगर उस पर ट्रैफिक जो आ रहा है, ठीक हम्म। है, उस पर जो ट्रैफिक आ रहा है, वो ट्रैफिक का रिस्पॉन्स इतना ज्यादा हो गया कि मेरा सर्वर उसको हैंडल नहीं कर पाया, अच्छा, क्रैश कर गया तो। हाँ क्रैश कर गया। तो इसीलिए ठीक क्या है। होता है कि एडब्ल्यूएस ने एक बेडरॉक दे दिया कि सर्वरलेस है, अब जितना मर्जी इस पे तुम ट्रैफिक डालते रहो, वो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, अमेजोन की हो गई। और ये स्केलिंग वगैरह अपने आप करता रहेगा, स्केलिंग, हाँ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या। वगैरह अपने आप करता रहेगा, ठीक है, डन है। उसके ट्रैफिक के अकॉर्डिंग उसको स्केल अप स्केल डाउन करता रहेगा अपने आप। ठीक है, ओके मेरे भाई। ठीक है। ठीक है, आपका कोई डाउट है क्या प्रवीण या परमानंद? विपिन आप पूछ रहे थे ना ये शायद। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ। हम्म। या डाउट नहीं थी, बट मुझे ये समझ नहीं आया एलएलएम जो जो मॉडल जो बोल रहे हैं हम पर्सनल भी डेटा सकते हैं उसको ट्रेन हम्म हम्म, करके डेटा हमारा दे सकते हैं उसको डेटाबेस राइट। करते हैं या कुछ। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, मेरे को ये समझ में आया कि एलएलएम को डेटा जो हम ट्रेन करवा सकते हैं, उसके बाद क्या कह रहे हो? या वो जो ट्रेन डेटा हमारा जो पर्सनल डेटा दे के हम ट्रेन करते हैं, तो राइट। एक्चुअली डेटा कैसे देते हैं उसको, यानी कि हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं या हाँ लिमिटेड डेटा वही देते हैं। डेटाबेस से स्टोरेज से कनेक्ट करते हैं, तो उसका सिंपल सा यूज केस ही अभी हम नेक्स्ट 5 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। तो ओके। वो हम क्या करते हैं कि स्टोरेज से कनेक्ट करते हैं उसको। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम उसको क्या करेंगे, एलएलएम को एक स्टोरेज से कनेक्ट करेंगे और उसको ओके। हम क्या बोलेंगे, एक नॉलेज बेस, जो यहाँ पे मैं बता रहा था कि ओके। एक हाँ हाँ। बेस है, एक बेस है, बेस का मतलब मान लो एक स्टोरेज, ठीक है, उस स्टोरेज को हम क्या दे रहे हैं, एक नॉलेज दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं। तो एडब्ल्यूएस बेडरॉक उसको क्या बोलता है, नॉलेज बेस, कि बेस है, ओके। बेस को हम स्टोरेज बोल रहे हैं और स्टोरेज को हम एक डेटा दे रहे हैं, मतलब एक नॉलेज दे रहे हैं, ओके। ठीक है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, रैग, RAG। ये अभी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट। ओके। परमानंद आपका कोई डाउट है? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं।
अभी देखो हमने सिंपल डिस्कस किया है सारा, जो एलएलएम हो गया, बेडरॉक हो गया और उसकी कुछ टर्म्स हो गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि रैग रैग क्या होता है, ठीक है। तो मैं नॉलेज बेस पे जाने से पहले आपको क्या समझाना चाहता हूँ, रैक क्या होता है, क्योंकि जो नॉलेज बेस काम करता है ना, वो नॉलेज बेस काम करता है रैक पे। और जो नॉलेज बेस टर्म है, वो ध्यान रखना कि जो नॉलेज बेस टर्म है वो हमारी क्या है, वो हमारी इसकी टर्म है, एडब्ल्यूएस की, बेडरॉक की, जो नॉलेज बेस टर्म है। लेकिन जो हमारी रैक टर्म है, जो रैक टर्म है वो हमारी क्या है, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, RAG, रैग। रैक फ्रेमवर्क क्या होते हैं, या फिर इसको हम एलएलएम से कैसे कंपेयर करते हैं। तो जैसे एलएलएम हमारा स्टैंडर्ड है, रैग हमारा स्टैंडर्ड है, एमसीपी हमारा स्टैंडर्ड है। तो ये सारी स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, और नॉलेज बेस जो है वो हमारा एडब्ल्यूएस की टर्म है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, नॉलेज बेस जब भी मैं बोलूंगा तो एडब्ल्यूएस की बात होगी, रैग जब भी मैं बोलूंगा तो वो किसकी बात होगी, वो हमारी बात होगी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो अब देखो रैक क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने नॉलेज बेस जब हम अभी डिस्कस कर रहे थे फ्यू यूज केसेस में, वो हमने डिस्कस कर लिया। बट इसको तुम अगर पिक्चर से, बेसिक पिक्चर से समझोगे तो क्या है, ये एक यूजर है, ठीक है। इस यूजर ने क्या किया, क्वेरी डाली, मतलब प्रॉम्प्ट डाला। प्रॉम्प्ट डाला किसको, एआई मॉडल को। एआई मॉडल में हमारा चैट जीपीटी ले लो, जेमिनी ले लो, क्लाउड ले लो, डीप सीक, कुछ भी मतलब हो सकता है, ठीक है। तो उसने एक मॉडल पे क्वेरी डाली, वो मॉडल कहाँ गया, वो मॉडल हमारा स्टोरेज पे गया, ठीक है। स्टोरेज के साथ वो कनेक्टेड था मॉडल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंड करता है कि हम फ्रेमवर्क कैसे बिल्ड कर रहे हैं, हमको प्रोवाइडर कैसे फ्रेमवर्क बिल्ड करने दे रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो स्टोरेज पे गया। अभी बस ये समझो कि यूजर ने कोई क्वेरी डाली, वो क्वेरी हमारी एआई मॉडल और स्टोरेज दोनों के पास गई, वो क्वेरी हमारी एआई मॉडल और स्टोरेज दोनों के पास गई। देन दोनों ने जो मिलके रिस्पॉन्स दिया यूजर को वापस, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैग, ठीक है। अब इसको और थोड़ा समझने के लिए, आर से क्या होता है, रिट्रीवल। रिट्रीवल का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही यूजर ने क्वेरी डाली, जैसे ही यूजर ने क्वेरी डाली, तो फटाफट वो क्वेरी स्टोरेज से सर्च होने लगी, हमारे डेटाबेस से सर्च होने लगी, कि कभी वो हमारे डेटाबेस में तो वो चीज प्रेजेंट नहीं है जो यूजर पूछ रहा है, ठीक है। अगर वो डेटाबेस में प्रेजेंट होगी जो यूजर पूछ रहा है, तो वो क्या होएगा, हमारा रिट्रीवल पार्ट होएगा, कि वो क्या करेगा, एआई मॉडल उसको रिट्रीव कर लेगा। रिट्रीव कर लेगा मतलब वो स्टोरेज उसको एआई मॉडल को दे देगा, ठीक है। तो वो एआई मॉडल के पास वो हमारे क्या होगा, वो क्वेरी का आंसर आ जाएगा। फिर ऑगमेंट, ऑगमेंट का क्या मतलब होता है कि एआई उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करेगा, अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेगा, अपनी तरफ से उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स बनाने के लिए चीजें ऐड करेगा। मतलब उसको लगा लो तुम, एक सेंटेंस फॉर्म में बनाएगा, कि उसमें ग्रामर ऐड कर रहा है, उसमें नाउन ऐड कर रहा है, प्रोनाउन ऐड कर रहा है, ठीक है। तो उसको ऑगमेंट करेगा। अगर मैं पूछता हूं उससे, इससे एआई मॉडल से, कि मेरी एज क्या है, तो एआई मॉडल मेरे को सिंपल बोल सकता है कि आपकी एज 50 ईयर्स है, ठीक है। एआई मॉडल मेरे को सिंपल बोल सकता है 50 ईयर्स, ठीक है। लेकिन ऑगमेंट का मतलब क्या हो गया, और वो 50 ईयर्स उसने उठाया कहाँ से, वो 50 ईयर्स उसने उठाया स्टोरेज से, क्योंकि इंटरनेट को या फिर एलएलएम मॉडल जो ट्रेन है, उनको तो पता नहीं होगा मेरी एज कितनी है। अगर आप गूगल पे डालोगे या फिर जेमिनाई पे डालोगे व्हाट इज माई एज, वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने उसको रैग फ्रेमवर्क में कन्वर्ट किया हुआ है, किसको, अपने एआई मॉडल को रैग फ्रेमवर्क के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक स्टोरेज में देखेगा व्हाट इज माई एज, वहां से उसको आंसर मिलेगा 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स तो उसने रिट्रीव कर लिया। अब वो डायरेक्ट 50 ईयर्स किसको दे सकता था, यूजर को, लेकिन वो 50 ईयर्स नहीं देगा, वो उसको ऑगमेंट करेगा, वो उसको एनरिच करेगा, वो उसको रिस्पॉन्स को अच्छा बनाएगा, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, योर एज इज 50 ईयर्स एज ऑन डेट दिस, ठीक है। ऐसे करके कुछ ना कुछ सेंटेंस बना के दे देगा, मतलब उसने क्या किया, ऑगमेंट कर दिया। तो जब ये रिट्रीवल और ऑगमेंट हो जाता है, उसके बाद क्या करता है, एआई फाइनल जनरेट कर देता है रिस्पॉन्स और यूजर को दे देता है, जिसको कहते हैं जनरेशन। तो पहले उसने क्या किया, रिट्रीव किया, स्टोरेज से उठाया, देन उसको ऑगमेंट किया, मतलब उसको एनरिच किया, उसमें अपना कंटेक्स्ट ऐड किया, देन उसके बाद उसको जनरेट कर दिया। तो इसी को क्या कहते हैं, रैग, RAG, ठीक है। ये बेसिक हमारा क्लियर है कि रैग क्या होता है। रैग एक स्टोरेज का यूज करेगा और एआई मॉडल उसको एनरिच करके रिस्पॉन्स को वापस दे देगा यूजर को। तो ये हमारा क्या होता है, रैग। अब इसके पाइपलाइन क्या होती है, रैग पाइपलाइन। तो कई जगह आप देखोगे कि दो पाइपलाइन में ही डिफाइन किया हुआ है, कई जगह देखोगे कि एक ही पाइपलाइन में डिफाइन किया हुआ है, कई जगह होएगा कि आपको अच्छे से समझाने के लिए कि मतलब 3 4 5 6 पाइपलाइन में उसको डिफाइन करके बताएंगे। बट मेरे हिसाब से 3 पाइपलाइन इनफ होती हैं। तो पहला क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग एक पाइपलाइन का पहला स्टेप है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट एनालाइज होंगे,
डॉक्यूमेंट एनालाइज का मतलब कि स्टोरेज पे गया और उसने देखा कि इस डॉक्यूमेंट में ये डेटा प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब वो डेटा को एनालाइज कर रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल में अब जो हम टर्म्स यूज करेंगे ना, ये वेक्टर यूज करेंगे, चंक्स यूज करेंगे, एम्बेडिंग यूज करेंगे, तो ये जेनरिक टर्म्स है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टर्म्स है। अब ये काम कैसे करती हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा मैटर नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए ये टर्म्स होती क्या है और ये काम कैसे करती हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो जो भी हमको प्रोवाइडर ये काम करवा के देता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बैक एंड पे उसने क्या कोड डिफाइन किया हुआ है जिससे कि ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, एनालाइज डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट एनालाइज होगा। देन सेकंड हमारा क्या होता है कि जब भी डॉक्यूमेंट एनालाइज होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट मल्टीपल वर्ड्स होते हैं या फिर मल्टीपल सेंटेंसेस होते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं किसी एक डॉक्यूमेंट में, राइट। कि एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है एक डॉक्यूमेंट में, मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे वर्ड मिलके एक पैराग्राफ और मल्टीपल पैराग्राफ भी बन सकते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो रैक रैक जिन जो टूल्स रैक पे काम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को, उन वर्ड्स को, उन पैराग्राफ को चंक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चंक्स में, ये चंक्स टर्म जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ठीक है, चंक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और चंक्स क्या होता है हमारा, चंक्स हमारा काम करता है टोकन्स पे। ठीक है, चंक्स हमारा किस पे काम करता है, टोकन्स पे। तो हम अपनी चंकिंग स्ट्रैटेजी में चंक जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि चंकिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो उसमें डिपेंड करता है कि हमारा टोकन साइज कितना है। अब टोकन क्या होते हैं, नेक्स्ट चीज है, तो टोकन हमारे क्या होंगे कि जैसे हम समझ लो कि 10 टोकन्स यूज कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, 10 टोकन्स, तो एक चंक किसके इक्वल हो गया, 10 टोकन्स के। ठीक है, मैंने अपना एक कस्टमाइज्ड चंकिंग स्ट्रैटेजी बनाई कि मतलब जो मेरे को डेटा को तोड़ना है वो मैंने अपना एक कस्टम बना लिया कि मेरे को डेटा को तोड़ना है। तो डेटा को जो मुझे तोड़ना है वो उसमें तोड़ने में मेरी हेल्प कौन करेगा, टोकन्स। ठीक है, डेटा को तोड़ने का मतलब क्या हो गया, चंक्स। लेकिन उसमें हेल्प कौन कर रहा है, वो एक्चुअल में करवा कौन रहा है, वो करवा रहा है टोकन। ठीक है, अब टोकन क्या होगा, एक टोकन जो होता है ना वो होता है एक वर्ड का 3/4। वो कितना होता है, एक वर्ड का 3/4। कि अगर अगर हमारा कोई वर्ड है जिसमें 4 अल्फाबेट है, ठीक है, 4 अल्फाबेट किसमें है, यूजर में है। देखो यूजर में हमारे 4 अल्फाबेट है। ठीक है, तो एक टोकन में इस वर्ड में से कितना डेटा जाएगा, 3 डेटा जाएगा, 3/4, 75% जाएगा। तो एक टोकन में कितना गया, यूएसई। ठीक है, यूज। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टोकन बनेगा उसमें 3 वर्ड जाएंगे, अगर वो 4 वर्ड का है तो जितने भी अल्फाबेट का होएगा वो उसका 75% टोकन में जाएगा। तो हमको इस पे ज्यादा डीप में नहीं घुसना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हमको पता होना चाहिए टोकन क्या होता है, चंक्स क्या होता है। तो चंक्स क्या होता है, हमारा डेटा को तोड़ना। टोकन क्या होता है, जो उसको तोड़ता है। अब कितने में तोड़ता है, वो तोड़ता है 75% ऑफ अ वर्ड में। ठीक है, तो चंकिंग स्ट्रैटेजी मैंने डिफाइन करी कि मेरा एक चंक होना चाहिए 10 टोकन्स का। तो जब वो मेरा 10 टोकन्स यूटिलाइज हो जाएंगे तो मतलब मेरा एक चंक कंप्लीट हो गया, एक बैच कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद नेक्स्ट चंक बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके एक डॉक्यूमेंट मल्टीपल चंक्स में बन जाता है। नकुल भाई एक चीज है, अब मेरे एक डाउट है, आपने कहा कि वो चंक्स होते हैं कि वो टोकन, लेट से कि मेरा यूजर वर्ड था 3/4 का, मैंने कहा कि मेरा टोकन साइज है, उसने यूजर को स्प्लिट कर दिया, यूज में आर सेपरेट हो गया, वो नेक्स्ट चंक में जाएगा। अब जैसे कि हमारे जो हमारा नेक्स्ट टोकन में जाएगा, नेक्स्ट टोकन नेक्स्ट में, टोकन में क्योंकि जाएगा, ठीक है, एक डन, चंक में मैं नेक्स्ट 10 टोकन में टोकन जाएगा, यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सेकंड टोकन में जाएगा। सेकंड टोकन में जाएगा, एग्री। हमने एक जैसे कि इनिशियली हम अपना पैकेट देखते थे, पैकेट में जब हमारा डेटा जाता था उसमें भी हम फ्रेगमेंटेशन करते थे कि उसमें क्या करते थे कि भाई मेरा कि सीक्वेंस, उसमें सीक्वेंसिंग भी होती थी कि भाई 1 2 3, अगर मेरा लोग की फोर्थ पैकेट मेरा लॉस हो जाता है तो मेरा डेटा खराब हो जाता था, फिर वो रीट्रांसमिट करता था डेटा को। ऐसे इस केस में जब मैंने चंक बना दिया कि भाई 3 टोकन का एक चंक, अब फिर दूसरा टोकन 3 टोकन का, तो जो मेरा आर स्प्लिट हुआ वो उसको कैसे समझेगा कि भाई ये मेरा यूजर पूरा एक वर्ड है, ना कि वो आर स्प्लिट होगी किसी दूसरे के साथ जा रहा है। वो आता है नेक्स्ट स्टेप में, जिसको कहते हैं वेक्टर। ठीक है, वो अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आता है, जिसको क्या ओके, बोलेंगे, वेक्टर। ठीक है, तो ठीक, अभी चंक और टोकन क्लियर है कि हाँ जी, चंक क्या है कि हम तोड़ रहे हैं किसी चीज को, और टोकन क्या है कि कितने चीजों में तोड़ रहे हैं। ठीक है, कितने वर्ड्स में तोड़ रहे हैं या फिर कितनी वैल्यू में तोड़ रहे हैं, वो टोकन हो गया। टोकन बहुत सारे मिलके एक चंक बनेगा, ऐसे ही मल्टीपल चंक्स बनते रहेंगे जब तक मेरा ये डॉक्यूमेंट पूरा एनालाइज नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता।
ठीक है। और ये जो हम कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसको हमें आउटपुट मिलता है, जो भी हमारा आउटपुट आता है उसको हम टोकन बोलेंगे ना। आउटपुट को बस वही रेस्पॉन्स आउटपुट बोलते हैं, टोकन नहीं बोलेंगे। तो और उसका कोई लिमिट है कि लाइक वो 700 या 800 या 1000 वर्ड, 1000 अल्फाबेट या 1000 वर्ड तक का ही मेरे को वो देगा, हाँ, आउटपुट देगा उसको। वो डिपेंड करता है हमारा जो भी हम उसमें डिफाइन करते हैं ना, कि आउटपुट कितने उसमें जाना चाहिए या फिर इनपुट कितने वर्ड्स में होना चाहिए, वो सारा कस्टमाइज मॉडल में डिफाइन होता है। अच्छा, तो उसको हम हाँ, टोकन नहीं बोल रहे। टोकन हम बोलेंगे जो चंक्स को तोड़ रहे हैं उसको टोकन में बोलेंगे, और जो वापस से जो प्रोसेस होता है ना, कि टोकन से क्या हुआ, वेक्टर बने, देन ये हम्म सारा प्रोसेस वापस होता है, क्योंकि एक वर्ड भी तो फॉर्म करना है ना दोबारा। हम्म। तो ये सारा प्रोसेस जो वापस होता है उसको भी टोकन ही बोलते हैं, टोकनाइजेशन, लेकिन रिस्पॉन्स को टोकन नहीं बोलते। अच्छा। हाँ, रिस्पॉन्स को टोकन नहीं बोलेंगे, जो अंदर की चीज चल रही है ना उसको टोकन बोलेंगे, चाहे वो फॉरवर्ड टोकन बोलो, रिवर्स टोकन बोल लो, मतलब टोकनाइजेशन, तो उसको बोलते हैं। ठीक। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वेक्टर्स। एम्बेडिंग्स पे मैं आऊंगा। वेक्टर्स क्या है हमारा, कि जो ये मॉडल्स होते हैं, मतलब अब ये जो मॉडल्स की मैं बात करूंगा, ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये एम्बेडिंग मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स को एलएलएम मॉडल से कंपेयर मत करना। ठीक है। कुछ एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं मार्केट में, जो क्या करते हैं कि ये जो हमारे चंक्स बनते हैं, इन चंक्स को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हमारा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है। वेक्टर हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो जो हमारा डेटा टोकन में चंक्स में टूटा, ठीक है, चंक्स में वो डिवाइड हो गया। अब वो डिवाइड जब हो गया, उसके बाद क्या होएगा, वो वेक्टर्स में कन्वर्ट होएगा। वेक्टर्स में कन्वर्ट होएगा मतलब वो न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। जब वो न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होएगा, तो जो उसको कन्वर्ट करवाता है उसको बोलते हैं एम्बेडिंग मॉडल, और उसी को हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, एम्बेडिंग्स। ठीक है। जो हमारा चंक हुआ, डेटा टूटा, वो डेटा किसमें हुआ, कन्वर्ट वेक्टर्स में, मतलब 0 1 की फॉर्म में। और उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एम्बेडिंग्स। और ये जो हमारा होता है वो किससे होता है, एम्बेडिंग मॉडल से होता है। ठीक है। ये मॉडल्स हमारे अलग आते हैं मार्केट्स में। ठीक है। वो मॉडल हमें कौन सा यूज करना है, प्रोवाइडर हमें कौन सा मॉडल दे रहा है उस एम्बेडिंग को परफॉर्म करने के लिए, वो डिपेंड करता है वेंडर टू वेंडर। ठीक है। लेकिन वो प्रोसेस पूरा किससे होगा, एम्बेडिंग मॉडल से। तो हम इसमें अपना एलएलएम मॉडल भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें हम अपना एम्बेडिंग मॉडल भी यूज कर रहे हैं। तो 2 मॉडल यूज हो रहे हैं, एक एलएलएम मॉडल और एक एम्बेडिंग मॉडल। एम्बेडिंग तो मॉडल किस लिए यूज हो रहा है, रैक के लिए। जब हम बेडरॉक यूज कर रहे हैं और उसका कोई हम्म। हम सिलेक्ट करके हम ये वाला यूज करेंगे, तो उसमें बाय डिफॉल्ट एलएलएम और एम्बेडिंग दोनों लेके आ रहा है। हाँ, वो ही देगा हमको दोनों। अब वो उसने किससे खरीद रखा है, दोनों वो वाले से। उसकी वो है सरदर्दी, कि वो उसने उसका किससे हेडेक है। खरीद रखा है, हाँ वो उसका हाँ हेडेक है कि उसने हाँ किससे खरीद हाँ, रखा है। वो उसका headache। हमको वो क्या ऑप्शन दे रहा है, वो हमारा है कि हमें कौन सा यूज करना है। ठीक है। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि ये जो वेक्टर्स फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है ना, न्यूमेरिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है, ये कंसोलिडेट होती है एक साथ। कंसोलिडेट का मतलब क्या हो गया, अब मैं तुम्हारे पुराने वाले क्वेश्चन पे आ गया। तो ये क्या होएगा कि जो चीजें एक जैसी होंगी, ठीक है, जो चीजें एक जैसी होंगी उसको ये एक साथ इकट्ठा करके रखता है, एक वेक्टर में। उसको ये एक साथ इकट्ठा करके रखता है। अब जैसे समझो कि किसी चीज की कोई 3 4 चीजें हैं, ठीक है, जिसमें कंपैरिजन हो रहा है। कोई 3 4 चीजें हैं जिसमें कंपैरिजन हो रहा है। समझ लो गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के इंजन का कंपैरिजन हो रहा है कि ये इंजन की कितनी पावर है, इस गाड़ी के इंजन की कितनी पावर है, तीसरी गाड़ी के इंजन की कितनी पावर है। तो गाड़ी का कंपैरिजन तो बहुत लंबा होएगा, इंजन के अलावा और चीजें भी होंगी। लेकिन जो इंजन का कंपैरिजन हो रहा है ना, कि पावर का कंपैरिजन हो रहा है, तो वो पावर को के कंपैरिजन जब हमारा किस में कन्वर्ट होएगा, वेक्टर में, तो वो सारी गाड़ियों के पावर को एक साथ रखेगा, कंसोलिडेट करके रखेगा। तो वो सारे उसको पैरामीटर्स को जो रिलेटेड होंगे किससे, हमारे हॉर्स पावर से, गाड़ी की इंजन की हॉर्स पावर से, तो उसको इकट्ठा करके रखेगा, उसको एक जगह रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर समझो कि कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसकी सबसे ज्यादा हॉर्स पावर है, तो वो अलग अलग वेक्टर में तो जाता नहीं रहेगा, वो एक ही वेक्टर से डेटा उठाएगा और उसको लाके दे देगा यूजर को। तो इसीलिए वेक्टर्स जो होते हैं कंसोलिडेट होते हैं और सिमिलर वेक्टर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं। ये हुआ क्लियर? ठीक है, कि मतलब जो सिमिलर चीजें हैं उनको एक साथ इकट्ठा करना, उसको कहते हैं कंसोलिडेट वेक्टर्स। तो ये सारा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, कि पहले डॉक्यूमेंट एनालाइज हुआ, उसको तोड़ा चंक्स में, देन चंक्स में किसने तोड़वाया, टोकन्स ने।
देन उसके बाद वो चंक्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हुए, वेक्टर्स में, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में, और जो एक साथ सिमिलर वेक्टर्स थे उनको एक साथ इकट्ठा कर लिया, कि मतलब रेड कलर को एक साथ इकट्ठा कर लिया, येलो कलर को एक साथ इकट्ठा कर लिया, वो वाली चीज है कि सबको एक साथ इकट्ठा कर लिया, कि जिससे कि क्या होगा, जब यूजर प्रॉम्प्ट करेगा ना कुछ तो उसको आंसर करने में आसानी होगी। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वेक्टर डेटाबेस स्टोरेज। ये सिंपल कुछ नहीं है ये स्टेप। इसमें क्या रहेगा, जो वेक्टर्स कंसोलिडेट हुए हैं इन सारे वेक्टर्स को एक स्टोरेज में डाल देंगे इसमें। ठीक है, इस सारे वेक्टर्स को किस में डाल देंगे, एक स्टोरेज में डाल देंगे। तो इसके लिए भी क्या होती है, इसके लिए भी सर्विस आती है, वो अभी आप प्रैक्टिकल में देखोगे कि कौन सी सर्विस यूज हो रही है। तो ये जो कंसोलिडेट किए ना वेक्टर्स इकट्ठे किए, वो इकट्ठे करके एक डेटाबेस में डाल दिए, एक स्टोरेज में डाल दिए। तो ये हमारा स्टेप 2 होता है पाइपलाइन में। देन स्टेप 3 क्या होता है, रन टाइम एग्जीक्यूशन। मतलब कि अब यूजर ने जब क्वेरी करी उसके बाद चीजें सारी कैसी हुई। ठीक है, तो वो किस में आता है, रन टाइम एग्जीक्यूशन में, थर्ड स्टेप ऑफ पाइपलाइन में। तो उसमें क्या होगा, जैसे यूजर ने क्वेरी करी, अब यूजर ने क्वेरी करी तो सबसे पहली चीज क्या होगी ना, जैसे यूजर ने लिखा व्हाट इज माय नेम। ठीक है, तो ये सारी चीजों को भी क्या करेगा ना, ये रैग मॉडल ये सारी चीजों को भी वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि जहां से उसको डेटा उठा के लाना है वहां पे क्या है, वहां पे वेक्टर्स हैं स्टोर। वहां पे व्हाट इज माय नेम स्टोर नहीं है, वहां पे क्या है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन स्टोर है, वेक्टर स्टोर है। राइट। तो यूजर जब भी प्रॉम्प्ट करेगा व्हाट इज माय नेम या फिर कुछ भी वो प्रॉम्प्ट कर रहा है, कुछ भी वो क्वेरी डाल रहा है, तो वो सारी सबसे पहले किस में कन्वर्ट होंगी, वेक्टर्स में। क्यों, क्योंकि जहां से उसको मैच करवाना है वहां पे हमारा वेक्टर कंसोलिडेट हो रखे हैं, जहां से उसको मैच करवाना है तो उसको पहले वेक्टर में ही तो कन्वर्ट होना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। तो यूजर की क्वेरी सबसे पहले किस में कन्वर्ट हुई, वेक्टर्स में। वेक्टर्स में कन्वर्ट होने के बाद वो यहाँ से मैच हुई, जैसे ही उसको मैचिंग डेटा मिला उसने एआई मॉडल को दे दिया, एआई मॉडल ने उसको ऑगमेंट करके रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। तो ये हमारा रन टाइम एग्जीक्यूशन में आता है। इसमें डाउट है कोई? ठीक है, ये हमारे किस में आता है, रन टाइम एग्जीक्यूशन में। तो ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए रैक पाइपलाइन के। पहला प्री प्रोसेसिंग जिसमें डॉक्यूमेंट एनालाइज होंगे, फिर वो जो भी जिसमें भी कन्वर्ट होता है वो हमने डिस्कस किया, वो कन्वर्ट होके एक चीज में स्टोर होंगे। देन उसके बाद वो रन टाइम एग्जीक्यूशन, मतलब यूजर ने क्वेरी करी, वो पहले कन्वर्ट हुए एक राइट पैरामीटर में, मतलब कि वेक्टर में। देन उसके बाद वो कंपेयर हुआ, देन एआई मॉडल ने उसको वापस से ऑगमेंट करके रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये रैग का बेसिक था ये। ठीक है, जिसमें कोई भी प्रैक्टिकल कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है, जस्ट एक डिस्कशन था। तो ये रैग कंसेप्ट क्लियर हुआ? या लाइक आइडिया तो आ गया, यानी कि कौन कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, कि मतलब बेसिक क्या है रैग का यूज क्या है, मेन चीज हुआ है। क्योंकि एलएलएम के पास सारा डेटा नहीं होगा, पर्सनल डेटा, या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट एनालाइज करवाना है वो किसके पास, एलएलएम के पास नहीं होगा। आपके अगर कंपनी का कोई डेटा है, ठीक है, कोई भी ट्रैफिक है समझ लो, कोई भी लॉग्स है, वो तो एलएलएम के पास होंगे नहीं। आप पूछना चाहते हो उससे कि चैट जीपीटी से कि मेरी कंपनी में इस आईपी से इस डेट पे कितना ट्रैफिक आया था, तो वो नहीं बता पाएगा ना एलएलएम। तो उसके लिए क्या होएगा कि आप उस एलएलएम को कनेक्ट कर रहे हो एक स्टोरेज से, जिस स्टोरेज में आपकी कंपनी के ट्रैफिक लॉग्स हैं, और फिर उससे आप कुछ भी पूछो तो वो आंसर कर देगा आपको। ठीक है, तो ये रैग का बेसिक है, कॉन्टेक्स्ट है कि रैग एक्चुअल में क्या होता है और क्या काम आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रैग। देन उसके बाद हमारा क्या है, हमारा है इसका प्रैक्टिकल। बट प्रैक्टिकल कैसे होएगा, तो वो ये चीज है जो जो चीज हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थियोरेटिकल में, तो उसका ये थोड़ा सा डायग्राम है। इसमें वही सेम चीज हो रही है। यूजर ने क्वेरी करी नॉलेज बेस पे। ठीक है, नॉलेज बेस कहाँ गया, नॉलेज बेस हमारा एक वेक्टर डेटाबेस के साथ कनेक्टेड था और एक स्टोरेज के साथ कनेक्टेड था। स्टोरेज ने क्या किया, स्टोरेज ने अपना डेटा किसको दिया, वेक्टर डेटाबेस को। वेक्टर डेटाबेस को उसने स्टोरेज दिया, किसके मदद से दिया, एम्बेडिंग मॉडल की तरह मदद से दिया। एम्बेडिंग मॉडल ने क्या किया, एम्बेडिंग मॉडल ने स्टोरेज के डेटा को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, 0 1 में। देन उसके बाद वेक्टर डेटाबेस को दे दिया। नॉलेज बेस जो था हमारा, जहाँ पे यूजर की क्वेरी आ रही है, या फिर समझ लो एआई मॉडल पे आ रही है, अगर ऐसे नॉलेज बेस से समझ में नहीं आ रहा तो यूजर की क्वेरी आ रही है एआई मॉडल पे। ठीक है, एआई मॉडल का ये पार्ट तुम समझ लो, एआई मॉडल गया हमारे वेक्टर डेटाबेस पे। देन एआई को वापस से रिस्पॉन्स मिला और ये कहाँ चला गया, हमारे यूजर को इसने आउटपुट दे दिया। तो ये हमारा कुछ फ्लो रहेगा जो हम प्रैक्टिकल करेंगे।
ठीक है, जिसमें हमारा नॉलेज बेस यूज होगा, स्टोरेज यूज होगी, वेक्टर डेटाबेस यूज होगा और एम्बेडिंग मॉडल यूज होगा और एआई मॉडल यूज होगा। तो ये हमारी बेडरॉक के थ्रू अचीव करेंगे। 1 सेकेंड। हेलो। ठीक है, तो इतना क्लियर है आप लोगों को कि रैक का बेसिक और रैक कैसे काम करेगा, कि मतलब स्टोरेज से डेटा उठाएगा और वेक्टर डेटाबेस को देगा। वेक्टर डेटाबेस हमारा नॉलेज बेस जो एक टर्म यूज हो रही है एडब्ल्यूएस में उससे कनेक्ट होगा, देन एआई मॉडल उसका रिस्पॉन्स करेगा। ये वेक्टर डेटाबेस जो है ना, फिर उसका एक स्टोरेज अलग बनता है क्या, बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, देखो वेक्टर डेटाबेस के लिए 3-4 सर्विसेज ऑफर करता है एडब्ल्यूएस, जो हम एज अ वेक्टर डेटाबेस यूज कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए क्या यूज होती है वो आपको पता होगा, S3 होती है, राइट। हम्म। स्टोरेज के लिए हमारी S3 यूज होती है। अब वो S3 हमारी क्या होगी, एक एम्बेडिंग मॉडल के साथ कनेक्ट होएगी। ठीक है, एम्बेडिंग मॉडल जो स्टोरेज से डेटा कन्वर्ट करेगा वेक्टर की फॉर्म में, वो वेक्टर डेटाबेस को देगा। तो ये एक सेपरेट स्टोरेज होगी जो आप पूछ रहे हो। ठीक है, तो वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे ही हम ये पूरा फ्रेमवर्क डिलीट करें, मतलब नॉलेज बेस पे जो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एडब्ल्यूएस बेडरॉक में, जैसे ही हम वो डिलीट करें तो हमारा वेक्टर डेटाबेस में डेटा डिलीट हो जाए या रहे, वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो उसके पास ऑप्शन होता है रिटेन करने का। ठीक है, तो ये अलग डेटाबेस रहता है वेक्टर्स का, ये एक अलग डेटाबेस रहता है, ये S3 में स्टोर नहीं होता। भाई जब आप डेटाबेस बोल रहे हो, एक डेटाबेस में वो भी समझ सकता हूँ कि जो मेरे एसक्यूएल्स होती है, हाँ। पोस्टग्रेस एसक्यूएल या नॉर्मल एसक्यूएल्स, या फिर ये कि डेटाबेस में ये भी समझ सकता हूँ कि मैंने एक डिस्क लगा दी, अटैच कर दी हाँ, वही समझो उसको, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला है वो डिस्क चीज अटैच है, एक करी, स्टोरेज है ये। स्टोरेज। ये स्टोरेज अब कौन सी टाइप की डिस्क पे चल रही है वो यूजर का मतलब नहीं है, वो यूजर को दिखेगा भी नहीं। ठीक है सर, समझ कि गया। अगर वो किसी किसी मतलब ईएफएस पे चल रही है, ईबीएस पे चल रही है या फिर किसी क्लाउड स्टोरेज पे चल रही है, तो वो हमें नहीं पता। हमारे हम्म, लिए बस एक वो स्टोरेज है और उस स्टोरेज में वेक्टर्स है। ठीक है भाई। और ठीक है। मेरे एक और क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि ये तो था कि जहाँ पे मेरा डेटा ऑलरेडी स्टोरेज इसके अंदर बकेट के अंदर है, S3 हम्म, के अंदर है, तो वो डेटा वो रिट्रीव करके लाके दे रहा है और मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है। हाँ, जहाँ पे मेरा डाटा ये डायनेमिक है, डायनेमिक हम्म, कॉन्टिन्यूसली आता जा रहा है, हम्म। तो उस केस में भी सेम। नहीं, उस देखो क्या होता है कि एक ना कॉन्फ़िगरेशन होती है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो एक कॉन्फ़िगरेशन होती है सिंक नाम की, अच्छा। SYNC। वो अभी ओके। यहाँ पे नॉलेज बेस क्रिएटेड नहीं है, तो नॉलेज बेस जब हम क्रिएट करेंगे प्रैक्टिकल में तो एक हमारे पास ऑप्शन होता है सिंक। ठीक है, अच्छा। तो हाँ। सिंक ऑप्शन क्या करता है कि जैसे ही हम सिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो हम्म। वो क्या करेगा, इस स्टोरेज को सिंक करवा देगा डेटाबेस से। तो जितना भी पेंडिंग डेटा हमारा होएगा या फिर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। विदाउट सिंक वो कन्वर्ट नहीं होएगा। और वो सिंक बटन दबाने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि हम कोई ट्रिगर बना दे जिससे कि वो मतलब फ्रीक्वेंसी में ट्रिगर होता रहे। तो नहीं आप नहीं, अगर अब डायनेमिक थोड़ी सी डेटा है ना डाल रहे हो। कंफ्यूजन। अब देखो, देखो स्टोरेज है और वेक्टर डेटाबेस है, ठीक है। हम्म, अभी क्या करा कि मैंने अपने इस एआई मॉडल को मैंने वेक्टर डेटाबेस से यानी कि एक डिस्क के साथ अटैच कर दिया, और स्टोरेज है जहाँ पे मेरा पूरी कंपनी का डेटा पड़ा हुआ है। डायनेमिक आया जा रहा है, पर डे पर मिनट आया जा रहा है, आप वो कह रहे हो, राइट। हाँ। हाँ, तो उस हाँ जी, केस हाँ में जी, हाँ उसी जी। केस का मैं आंसर कर रहा था कि जैसे डायनेमिक स्टोरेज है, तो आपने जब ये हम्म। पूरा फ्रेमवर्क बनाया, आपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन करी, तो आपने फर्स्ट टाइम सिंक आपको करना पड़ेगा। सिंक के बिना वो वेक्टर डेटाबेस में डेटा आएगा नहीं। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम ओके। सिंक कर दिया वो, उसके पास ठीक है। जितना भी स्टोरेज में डेटा था वो कहाँ पे आ गया, वेक्टर डेटाबेस में आ गया। वेक्टर अब डेटाबेस में आ गया, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट ये कि अब लेट सपोज कि सिंक दबाने के बाद 15 मिनट बाद इसमें और डेटा डल गया, हाँ जी। है ना, तो वो कैसे जाएगा, हाँ वो पूछ रहे हो ना आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो डायनेमिक डेटा क्या रहेगा कि जो हमारा सिंक बटन है, ठीक है, जो हमारा सिंक बटन है उस पे हम ट्रिगर लगा सकते हैं हाँ। कि वो ट्रिगर लगा। इतने इतने 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या फिर दिन में एक बार वो ट्रिगर होता रहे, ओके। वो बटन दबता रहे, सिंक वाला बटन। तो वो डायनेमिक डेटाबेस जो है वो हमारा रियल टाइम में या फिर जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे आता रहेगा।
ठीक तो है उससे हमारा मॉडल जो रहेगा वो ट्रेन रहेगा विद द लेटेस्ट डेटा, जो भी हमने फ्रीक्वेंसी लगा रखी होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है, और तो भाई वो, एक हाँ please। ठीक है, बताओ। और एक और चीज ये पूछनी थी, जैसे कि मेरा एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें क्या कर रहे थे कि वो लोग यही काम कर रहे थे, डेटा ला रहे थे और उसको ना वो ट्वीक कर रहे थे, मतलब कि उसके अंदर फिर वो डेटा ला रहे थे, फिर ट्वीक कर रहे थे, डेटा ला रहे थे, ट्वीक कर रहे थे, और वो फिर कहते थे कि हमने सारा बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइन डेटा करके तब आगे हमने स्टोर करा, उसके बेसिस पे हमें आउटपुट मिलेगी। तो क्या वो रिकैंसलेशन होती है, क्या होती है, तो वो सारी चीज कहाँ पे होती है? कौन सी स्लाइसिंग क्या कह रहे हो? रिक रिक रिकॉन वगैरह करते हैं, कि भाई डेटा आया ट्रिगर हो वहां जाए पर। मतलब, हम जो मतलब सिंक रहे प्रॉपरली, ये कह रहे हो? हाँ, कि भाई डेटा है, वो तो डेटा का वो पीडीएफ भी होगा, एक्सेल भी होगा, ये भी राइट, होगा, हर तरीके का डेटा होगा उसमें, और हाँ वो सारा राइट डेटा राइट। आ तो गया। उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें उसमें क्या होगा, आप कह रहे हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है वो कैसे हमारा ये रहेगा, कि मतलब वो कैसे हमारा स्कैन होएगा या फिर वो कैसे हमारा स्टोर होएगा डेटाबेस में, उसका वो चीज कह रहे हो? हाँ, वो स्कैन कर जाओ, क्योंकि आउटपुट तो मेरे को वर्ड्स में ही दिखनी है, या कि वो कोई राइट। मेरे को पीडीएफ दिखा देगा, आउटपुट तो मेरे को इन्हीं में दिखनी है, और डेटा मेरा राइट। हर टाइप का मिसलेनियस डेटा आ रहा है, तो वो कैसे उसको उसमें कन्वर्ट करेगा? ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, देखो जो मैं चंकिंग स्ट्रैटेजी आपको बता रहा था ना, हाँ हाँ ठीक है, तो चंकिंग स्ट्रैटेजी हमारी 4-5 तरीके की होती है। ठीक है, तो चंकिंग स्ट्रैटेजी जो हमारी मल्टीपल्स होती है ना, वो डिपेंड करती है हमारे डेटा के ऊपर, वो डिपेंड करती है हमारी डेटा के ऊपर। ठीक है, तो हम्म अगर मेरा डेटा जो है वो लगा लो कि हिरारिकल है, हिरारिकल का मतलब क्या हो गया, मेरा एक डेटा जो है वो रिलेट कर रहा है एक सब सब डेटा के साथ। हम्म। ठीक है, कि मतलब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, तो उसके बेस डिपेंडेंसी है। पे, हाँ डिपेंडेंसी है, उसके बेस पे हमारी चंकिंग स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, अब आप समझो कि एक डेटा है जो मेरा है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि मेरा टेबल में डेटा है, ठीक है, और एक डेटा है मेरा हम्म डॉक्यूमेंट में। तो ऐसे ही हम्म मल्टीपल चंकिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन होती है, जिसके बेस पे ही वेक्टर में कन्वर्ट होता है, जिसके बेस पे ही वेक्टर में कन्वर्ट होता है। तो वो सारा चंकिंग स्ट्रैटेजी पे डिपेंड कर रहा है कि आपका कौन से टाइप का डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, या फिर आपका हिरारिकल डेटा है, सिमेंटिक डेटा है। तो वो सारा आपके स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड कर रहा है, उसके बेस पे आपको स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी होती है। सो बीइंग एआई इंजीनियर और कुछ भी लगा लो, तो हमें ये चंकिंग स्ट्रेटेजीज हम खुद करेंगे या फिर ये मॉडल अपने आप करेगा? चंकिंग स्ट्रैटेजी हमको चूज करनी है, चूज तो अच्छा, हमें ही करनी पड़ेगी डेटा के अकॉर्डिंग। मॉडल को पहले से नहीं पता कि कौन सा टाइप का डेटा है, ठीक है। मॉडल को पहले से नहीं पता, वो तो हमें ही बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटा है। अब चाहे वो एआई इंजीनियर बता रहा है या फिर जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि एआई इंजीनियर भी तो आगे से पूछेगा कि दूसरी टीम से तुमको कौन से टाइप का डेटा है, जेसॉन फॉर्मेट का डेटा है, मतलब हम्म पॉलिसी बेस्ड डेटा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर जेसॉन फॉर्मेट का डेटा है या फिर टेक्स्ट डेटा है, आपको कौन सा एनालाइज करवाना है, तो वो चीज तो एआई इंजीनियर को ही क्वेश्चन करना पड़ेगा आगे, फिर उसके बाद ठीक। वो स्ट्रैटेजी उस हिसाब से डिफाइन करेगा। ओके, ठीक है मेरे ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन था किसका, रैक का। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता